गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज की आपकी क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और जो भी बच्चा आज की क्लास को मिस करेगा वो जान लीजिए कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो जितने भी हैं सभी जल्द से जल्द जो है क्लास से लाइव जुड़ जाएं। और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने जा रही है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी लोग एक दूसरे को क्लास से जोड़ लीजिए, लिंक को शेयर कर लीजिए सभी लोग जो है, और क्लास का आनंद लीजिए। चलिए, तो आज की जो क्लास है वो आधुनिक भारत के चित्रकारों को लेकर है, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं मॉडर्न इंडिया के, उन सभी चित्रकारों की चर्चा करेंगे। ठीक है, खास तौर से आज एक चित्रकार पर हम अपनी क्लास को फोकस करेंगे, वो है आपकी अमृता शेरगिल। ठीक है, इसी तरह जितने इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं, चाहे वो राजा राव वर्मा हो, अवनींद्रनाथ टैगोर हो, नंदलाल बोस हो, असित कुमार हल्दर हो, सतीश गुलजार हैं, आपके मकबूल फिदा हुसैन हैं, विकास भट्टाचार्य हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के खास तौर से जितने भी पेंटिंग्स हैं या जितने भी चित्रकार हैं, उनकी चर्चा हम आने वाले कई क्लासों में क्रमबद्ध रूप से करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो पूरी तरह फोकस है अमृता शेरगिल पर, जो आधुनिक भारत की एक ऐसी महान चित्रकार हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को न केवल विरासत के रूप में बचाए रखने का काम किया, बल्कि अपनी चित्रकला के माध्यम से उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण को कहीं न कहीं आगे ले जाने में अपना अहम योगदान दिया। तो उन्होंने अपनी चित्रकला के माध्यम से भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने में, पुनर्जागरण को बढ़ावा देने में, ठीक है, राष्ट्रवाद को मजबूत करने में, राजनीतिक चिंतन को आगे ले जाने में, कहीं न कहीं अपनी चित्रकला के माध्यम से उन्होंने ये कलात्मक प्रस्तुति दिया है। और ये उनका बड़ा ही अहम और सराहनीय योगदान है हमारी संस्कृति के लिए। तो हमें ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्तित्व को भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने एक अहम योगदान हमें दिया है। तो एक परीक्षार्थी होने के कारण अमृता शेरगिल की होल स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की क्लास जो है हम अमृता शेरगिल पर ही फोकस करेंगे, लेकिन उसके बाद क्लास के एंड में हम आपको कुछ चित्रकारों के नाम नोट कराएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, और उसमें से जितने भी आपके महत्वपूर्ण चित्रकार होंगे उनकी चर्चा हम अगले आने वाली क्लासों में क्रमबद्ध रूप से करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अमृता शेरगिल पर। मित्रों, तो सभी लोग क्लास से जुड़ गए हैं। चलिए, क्लास में जितने भी हमारे बच्चे हैं कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास से जोड़ने की। चलिए, अमृता शेरगिल की चर्चा करते हैं। अमृता शेरगिल, देखिए कहा जाता है मित्रों, अमृता शेरगिल का जन्म जो है, इनका जन्म 30 जनवरी, इनका जन्म 30 जनवरी 1913 को हुआ था, और जन्मस्थान इनका था बुडापेस्ट। इनका जन्मस्थान था बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट कहाँ है? हंगरी। इनका जन्म है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किस कंट्री में पड़ता है? हंगरी में पड़ता है। बुडापेस्ट है हंगरी में। अब प्रश्न ये है कि इनका जन्म बुडापेस्ट या हंगरी में कैसे हुआ? तो कहा जाता है इनकी जो माँ थी वो हंगेरियन महिला थी। इनकी जो माता थी वो बुडापेस्ट की एक हंगेरियन महिला थी, जिनका नाम था मेरी एंटोनी ग्रांड्समैन। जिनका नाम है मेरी एंटोनी ग्रांड्समैन, इनकी माँ थी मेरी एंटोनी ग्रांड्समैन। मेरी एंटोनी ग्रांड्समैन। फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर ये हंगेरियन महिला थी तो फिर इनका संबंध जो है भारतीय चित्रकला से कैसे जुड़ा? भारतीय चित्रकला से इनका संबंध कैसे जुड़ा?
तो कहा जाता है मेरी ग्रांड्समैन को प्रेम हो गया था, एक सिख पर्सन थे, यानी सिख थे वो, जिनका नाम था उमराव सिंह मजीठिया। उमराव सिंह, इनका पूरा नाम है उमराव सिंह शेरगिल मजीठिया। उमराव सिंह शेरगिल मजीठिया, ठीक है। इन दोनों ने विवाह किया और इन्हीं दोनों से 2 संतानें उत्पन्न हुई थी। इनसे 2 संतान उत्पन्न हुई थी और वो 2 संतान में एक जो बड़ी संतान थी उनका नाम है अमृता शेरगिल, जिनका अहम योगदान अभी चित्रकला में आप पढ़ने जा रहे हैं। ये इनकी बड़ी पुत्री थी अमृता शेरगिल और इनकी छोटी पुत्री का नाम था इंदिरा शेरगिल। इनकी छोटी पुत्री का नाम है इंदिरा शेरगिल। इनकी छोटी पुत्री है इंदिरा शेरगिल। मित्रों, कहा जाता है कि अमृता शेरगिल में प्रतिभा जो है वो कूट कूट के भरी हुई थी। 8 वर्ष की यह बच्ची वायलिन की एक बेहतरीन वादक हो चुकी थी। वायलिन आप जानते हैं एक वाद्य यंत्र होता है। कहा जाता है कि 8 वर्ष की उम्र में अमृता शेरगिल ने वायलिन को बजाना क्या किया था, शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन अमृता शेरगिल का जो पूरा जीवन है वो कहीं न कहीं एक उथल पुथल, यानी एक ऐसे उधेड़बुन से बना हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो इनके जीवन में बहुत ही वैविध्य दिखाई देगा। कहा जाता है कि इनके अगर व्यक्तिगत जीवन को लें तो बहुत सारे इनके पुरुष प्रेमी दिखाई देंगे, बहुत सारे महिला प्रेमी भी दिखाई देंगे और एक बहुत कम उम्र में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं कि 1941 में ही अमृता शेरगिल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु जो है आपके लाहौर में हुई थी मित्रों। तो एक बड़ी प्रतिभा आपके देश से बहुत जल्दी चली गई और आप ये जानते हैं कि आपके देश की यह मिट्टी इस तरह के प्रतिभावान व्यक्तियों को बड़ी लंबी उम्र जीने नहीं देती। चाहे वो शंकराचार्य रहे हों, चाहे वो विवेकानंद रहे हों, चाहे वो अमृता शेरगिल रहे हों, लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने कम जीवन में भी अपनी पूरी प्रतिभा का योगदान इन्होंने भारतीय संस्कृति में दिखाया है, जिसकी वजह से आज हमारे सामने ये हमारे एक कहीं न कहीं हमारे सिलेबस, हमारे पाठ्यक्रम के अंग बने हुए हैं। तो इनका महत्व इस बात से ही झलकता है। तो व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है, अगर वह चाहे तो कम समय में भी अपनी योग्यता से अपने व्यक्तित्व का परिचय पूरी दुनिया को दे सकता है। ऐसा हमें लगता है कि शेरगिल भी इस काम में क्या रही, सफल रही। व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों अलग अलग 2 पहलू हैं और दोनों को बांटकर देखना ही चाहिए। कहा जाता है कि अमृता शेरगिल का जो व्यक्तिगत जीवन है वो भारतीय संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर नहीं माना जाता, लेकिन इनका जो सार्वजनिक जीवन है वो भारतीय संस्कृति के लिए बेहद यूजफुल या बेहद उपयोगी माना जाता है। मित्रों, कहा जाता है अगर व्यक्तिगत जीवन की हम बात देखें तो इनके जीवन में बहुत सारे प्रेमियों का दौर चलता है। इनके पति तो वैसे विक्टर एगन थे, पति अगर उनका नाम भी नोट कर लीजिए, इनके हस्बैंड जिससे इन्होंने शादी किया था उनका नाम था विक्टर एगन। ये इंग्लैंड के थे विक्टर एगन, लेकिन बहुत लंबा उम्र नहीं जी पाई इनके साथ। ये विक्टर एगन इनके हस्बैंड हैं और ये जो है इंग्लैंड के नागरिक थे। ये इंग्लैंड के नागरिक थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने विवाह तो किया और ये विवाह इन्होंने लगभग 1934 में जाकर किया था। तो व्यक्तिगत जीवन में वैवाहिक जीवन का आनंद इन्होंने लिया, लेकिन साथ साथ बहुत सारे ऐसे इनके संबंध रहे जिनको भारतीय संस्कृति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन हमें इनके व्यक्तिगत जीवन से नहीं बल्कि इनके सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों से इनके योगदान को देखना है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा जो पूरा फोकस होगा वो इनके सार्वजनिक जीवन में किए गए कृत्यों को लेकर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि 8 वर्ष की उम्र में अमृता शेरगिल जब हंगरी के बुडापेस्ट में थी तो अपने घर में ही इन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया था। और वायलिन बजाना, कहा जाता है कि किसी भी बच्चे की जो पहले गुरु होते हैं वो उसके माँ होती है। तो माँ का जो प्रभाव होता है वह उसके बच्चों पर जरूर दिखाई देता है। तो कहा जाता है जो इनकी माँ थी मैरी एंटोनी ग्रांड्समैन, ये एक बेहतर ओपेरा गायिका थी। ओपेरा गायिका, ये बेहतर ओपेरा गायिका थी। आप जानते हैं कि फिल्मों में इस तरह की गायिका या गायन दिखाया गया है, ओपेरा गायिका, जो बड़े वाद्य यंत्रों के साथ जो है ऊपर उठा के गाया जाता है।
कहा जाता है इनकी मां की जो प्रतिभा थी, इनके मां का जो प्रभाव था वो अमृता शेरगिल पर भी दिखाई देता है और 8 वर्ष की यह बालिका जो है वह वायलिन बजाना क्या करती है, शुरू कर देती है। लेकिन इनके जीवन को कला के क्षेत्र में ले जाने का जो सबसे बड़ा योगदान है वो इनके मामा का है। कहा जाता है इनकी जो मदर के बहन थे, ठीक है, उनका सबसे अधिक योगदान माना जाता है इनके जीवन को आगे ले जाने में। और कहा जाता है इनके मामा का जो नाम है वो इंदो-लॉजिस्टिक एरविन वक्ते, इनके जो मामा थे उन्होंने ही चित्रकला के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल के योगदान को पहचाना और उसको आगे ले जाने में या कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने में अपना यह योगदान दिया। तो कहा जाता है इनके जो मामा थे जिनका नाम था इंदो-लॉजिस्टिक एरविन वक्ते, उनका नाम भी नोट कर लीजिए आप लोग, इंदो-लॉजिस्टिक एरविन वक्ते। एरविन वक्ते ये इनके मामा थे और इन्हीं के द्वारा अमृता शेरगिल का कला की शिक्षा का प्रारंभ होता है। कला की शिक्षा का प्रारंभ अमृता शेरगिल के द्वारा जो कला की शिक्षा का प्रारंभ हुआ वह किसके द्वारा हुआ? इनके मामा एरविन वक्ते के द्वारा। इंदो-लॉजिस्टिक एरविन वक्ते, इन्होंने ही अमृता शेरगिल के अंदर बैठी हुई कला की जो प्रतिभा थी उसको पहचाना और उसे प्रशिक्षित करना शुरू किया कला के क्षेत्र में। लेकिन इन्होंने जो प्रशिक्षण शुरू किया था वह प्रशिक्षण चित्रकला के क्षेत्र में नहीं था। लेकिन कभी कभी व्यक्ति के अंदर जो है कई प्रतिभाएं होती हैं, ठीक, लेकिन ऐन मौके पर या ऐसी टाइम पर अगर व्यक्ति अपनी कला के अंदर की उस प्रतिभा को पहचान ले जिसके माध्यम से वो बहुत आगे जा सकता है। जैसे आपके फिल्म इंडस्ट्री में देखिए तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने दूसरे काम को करते हुए अपनी जो पहचान थी वह अपने अंदर बैठी हुई कला के माध्यम से बनाया है, ठीक है। चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे हो, चाहे आप अक्षय कुमार को देख लीजिए, पहले बावर्ची थे लेकिन आज की डेट में वो एक बहुत ही प्रतिभावान कलाकार माने जाते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा होती है, जो कला होती है, उसी के माध्यम से वह समाज में अपनी पहचान बनाता है। तो इनके परिवार से जो शिक्षा प्रारंभ की गई वो पहले चित्रकला की नहीं थी, वो वाद्य यंत्रों की थी, ठीक है। वो क्या थी? वाद्य यंत्रों की थी। लेकिन कहा जाता 1921 में अमृता शेरगिल, एकदम क्रम से समझिएगा, देखिए इनका जन्म हुआ कब? 13 में। तो 13 में आप ऐड कर लीजिए, माने 7 वो 1 8, यानी 8 साल बाद, यानी 8 साल में ही पहली बार ये वाद्य यंत्र बजाई। तो कहाँ बजाई थी? ये 8 साल बाद आ गई कहाँ? शिमला। 8 साल बाद कहाँ गई? शिमला। शिमला में क्या था कि इनकी जो माँ थी उनका एक वहाँ पुश्तैनी घर था, ठीक है। और वह ओवरऑल अगर आप देखें तो इनका पुश्तैनी घर कहाँ है? गोरखपुर में। अमृता शेरगिल कहाँ की रहने वाली है? गोरखपुर। लेकिन इससे पहले गोरखपुर ये हाल माने बहुत बाद में आई, 1934 में गोरखपुर में आई थी। गोरखपुर में एक स्थान है सियाला, यहीं पर ये एक अपना जीवन व्यतीत की और यहीं पर रहकर इन्होंने भारतीय चित्रकला की संस्कृति को आगे ले जाने का योगदान दिया। यानी भारतीय चित्रकला के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में इन्होंने जो अहम योगदान अदा किया है वह गोरखपुर में रहकर इन्होंने किया। और यहाँ पर ये 1934 को आई और ये 1940 तक यहाँ रही, ठीक है, 40 तक रही। फिर इसके बाद 1941 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1934 से पूर्व अमृता शेरगिल कहाँ आई थी? शिमला आई थी और शिमला में इन्होंने एक लंबा जीवन व्यतीत किया। कहा जाता है जब ये शिमला आई तो यहीं पर वायलिन और पियानो बजाना शुरू किया। वायलिन और पियानो इन्होंने सीखना शुरू किया, ठीक है। कहाँ पर? शिमला में। और जब शिमला में ये वाद्य यंत्र से जुड़ी तो कहा जाता है कि धन अर्जन के लिए इन्होंने क्या किया? थिएटर करना शुरू किया। थिएटर आप जानते हैं कला का ही रूप माना जाता है जिसमें नाटक का मंचन किया जाता है, संगीत का मंचन किया जाता है।
तो कहा जाता है कि जब यहां पर ये आई शिमला में, तो शिमला में आने के बाद इन्होंने संगीत से अपना जुड़ाव प्रारंभ किया और वायलिन और पियानो बजाना शुरू किया। और यही शिमला के गैती थिएटर में, शिमला के ही गैती थिएटर में, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, शिमला के गैती थिएटर में, यहीं पर शिमला के गैती थिएटर में इन्होंने संगीत का प्रोग्राम करना शुरू किया, संगीत का प्रोग्राम करना शुरू किया। जब यहां पर कहा जाता है कि इन्होंने संगीत का प्रोग्राम करना शुरू किया, तो इनको लगा कि हम इस क्षेत्र में अपना एक मुकाम बना सकते हैं, अपना माने इसको एक पेशा बना सकते हैं। ठीक है, यहां के बाद कहा जाता है कि यहीं पर अमृता शेरगिल कला के क्षेत्र में अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया, सीरियस, माने एक सीरियस कैंडिडेट के रूप में, एक माने कहने का मतलब है कि यानी अब ये आर्ट को सीरियस लेना शुरू करती हैं। ठीक है, और कला को ही अपना व्यवसाय बनाने का विचार इन्होंने किया। और जब यह निर्णय इन्होंने लिया, तो इसके बाद इन्होंने कला का व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया। और कला के व्यवसायिक प्रशिक्षण को लेने के लिए, भाई जब तक, सीधी सी बात है कि जब तक आप किसी विद्या को पूरी तरह नहीं सीखेंगे, उसमें पूरा प्रशिक्षण नहीं लेंगे, तो आप उसमें अपना पूरा योगदान नहीं दे सकते या उसको आगे नहीं ले जा सकते, बहुत एक ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते हैं। तो यह निर्णय कहा जाता है कि अमृता शेरगिल ने भी लिया 1921 के बाद। जब इनको लगा कि नहीं, हमारा इंटरेस्ट है कला के क्षेत्र में, तब इन्होंने कला में ही अपना प्रोफेशन आगे ले जाने का इन्होंने क्या किया, विचार किया। और इसके लिए इन्हें जरूरी था कि यह एक प्रशिक्षण अर्जित करे। और प्रशिक्षण पाने के लिए ही अमृता शेरगिल 1924 में कहाँ गई, फ्रांस। हम 21 तक पहुंचे थे, 1924 में ये पुनः कहाँ चली गई, फ्रांस चली गई। ठीक है, कहाँ गई, फ्रांस। किस लिए गई, शिक्षा लेने। किसकी शिक्षा लेने, कला की शिक्षा लेने के लिए। कहा जाता है कि यहां पर ये गई फ्रांस में, और फ्रांस के पेरिस आर्ट स्कूल में, फ्रांस के पेरिस आर्ट स्कूल, फ्रांस के पेरिस आर्ट स्कूल में प्रवेश लिया। फ्रांस के पेरिस आर्ट स्कूल में इन्होंने क्या किया, प्रवेश ले लिया। ठीक है, तो जब ये पेरिस आर्ट स्कूल में प्रवेश ली, तो कहा जाता है कि अब 1924 में इनकी उम्र कितना हो गई, देखिए 1913 में इनका जन्म हुआ था, तो 7 ये, ठीक है, 20 4 7 4 11 साल की ये थी जब ये पेरिस स्कूल में एडमिशन ली, यानी अपनी कला की शिक्षा की शुरुआत करती हैं। और 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली बार, देखिए यहां पर इन्होंने पूरा चित्रकारी पर फोकस नहीं किया था, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में, यानी इसमें आप कितना जोड़ देंगे तो 16 साल की हो जाएंगी, आप जोड़ लीजिएगा। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली बार चित्रकला सीखना शुरू किया, यानी यहां से इनके जीवन में बदलाव शुरू होगा। 16 वर्ष की उम्र के बाद इनका जो पूरा जीवन है वह किस तरफ मुड़ जाएगा, वह पूरा जो है कला क्षेत्र की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि 16 वर्ष की उम्र से इन्होंने चित्रकला को क्या किया, प्रारंभ किया। और चित्रकला में जो इनकी रुचि पैदा हुई, वह इनके महान गुरु जिनका नाम था लुसिए साइमन, उनकी वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि ये फ्रांस के ही थे, चूंकि फ्रांस में ही शिक्षा ग्रहण कर रही थी। तो 16 वर्ष की उम्र में अमृता शेरगिल, बेहद खूबसूरत महिला थी अमृता शेरगिल। 16 वर्ष की उम्र में जिस समय ये फ्रांस में थी, उसी समय इनकी मुलाकात होती है एक महान चित्रकार लुसिए साइमन से इनकी मुलाकात होती है। और कहा जाता है ये लुसिए साइमन इनके क्या थे, गुरु थे। इन्होंने ही अमृता शेरगिल को चित्रकारी का क्या दिया, प्रशिक्षण दिया। और यहीं से अमृता शेरगिल चित्रकारी की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है। हालांकि आगे चलकर लुसिए साइमन के अतिरिक्त एक और इनके प्रशिक्षक नियुक्त हुए थे, जिनका नाम था पियरे वेलेंट। ठीक है, उनका भी योगदान था, तो आप उनको भी गुरु मान सकते हैं। यहां उनका भी नाम नोट कर लीजिए, पियरे लूसेंट
पियरे लुसेंट ये भी गुरु थे, लेकिन मुख्य गुरु इनके कौन थे? लुसियस साइमन। ठीक है, तो ये दो इनके गुरु थे जिनके महान योगदान के द्वारा अमृता शेरगिल ने चित्रकारी को क्या किया? शुरू किया, और यहीं से चित्रकारी सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि कम से कम आप सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए जो है क्लास से, और बहुत अच्छी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव करिए जो है, कम से कम अपने ग्रुप में लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि देखिए, यहीं पर अमृता शेरगिल के सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में अलगाव दिखाई देना शुरू होता है। अब फ्रांस में ही जब इन्होंने चित्रकला की शुरुआत किया अपने गुरु लुसियस साइमन और पियरे वेलेंट के द्वारा, तो यहीं पर इनका व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों क्या हो जाता? अलग हो जाता है। यहीं पर इन्होंने पेरिस तेलांजिस्की, देखिए यहीं पर इन्होंने, इनके एक प्रेमी थे जिनका नाम था पेरिस तेलांजिस्की, उनसे प्रेम हो जाता है इनको, पेरिस तेलांजिस्की जो फ्रांस के ही थे, पेरिस तेलांजिस्की। यहां पर इनको प्रेम हुआ किससे? एक फ्रांसीसियन व्यक्ति से, लेकिन कभी भी इनका प्रेम जो है वो अस्थायी नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यहीं पर फ्रांस से ही इनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत होती है। फ्रांस से ही अमृता शेरगिल के सार्वजनिक जीवन की क्या होती? शुरुआत होती है। ठीक, तो फ्रांस एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान अमृता शेरगिल के जीवन में रहा जहां से इनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत होती है। और जब इन्होंने इन दोनों गुरुओं से चित्रकला का ज्ञान लिया, तो कहा जाता है कि यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण चित्र जो इन्होंने बनाया, जो इनका सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, जिसका नाम है यंग गर्ल, यंग गर्ल, ये चित्र जब इन्होंने बनाया तो कहा जाता है कि इस चित्र ने इनके पूरे जीवन को ही बदल कर रख दिया। यह चित्र जो है बहुत ही फेमस हुआ, जो चित्र अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया जिसका नाम है यंग गर्ल, कहा जाता है यह चित्र बहुत फेमस हुआ, और यहीं से इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में अपने योगदान को पूरी तरह क्या किया? तय कर लिया। यहां पर इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम जो भी करेंगे वह चित्रकला के क्षेत्र में ही क्या करेंगे? ठीक है, कहा जाता है कि इनके इस योगदान को देखते हुए यह चित्रकारी जो इनकी थी, ये जो पेंटिंग्स इनकी है यंग गर्ल, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग्स है। कहते हैं इस पेंटिंग का यह रोल रहा कि अमृता शेरगिल को फ्रांस की चित्रकला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रतिभा के रूप में लोगों ने पहचाना, और कहा जाता है कि फ्रांस ने इनके योगदान को देखते हुए पेरिस के ग्रैंड सालो, देखिए पेरिस के ग्रैंड सालो, पेरिस के ग्रैंड सालो, पेरिस के ग्रैंड सालो, ये कला का एसोसिएशन था, पेरिस के ग्रैंड सालो का एसोसिएट बना दिया गया। किसको? अमृता शेरगिल को, का एसोसिएट बनाया गया अमृता शेरगिल को। और यह पोस्ट, यह पद पाने वाली अमृता शेरगिल सबसे कम उम्र की महिला थी। पहली बात, सबसे कम उम्र की महिला थी, और कम उम्र की महिला होने के साथ साथ एशिया की पहली महिला थी, एशिया की पहली महिला थी, एशिया की पहली महिला, एशिया की पहली महिला थी। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं, एशिया की पहली महिला थी। तो दो बातें, यानी आप कह सकते हैं कि पेरिस के ग्रैंड सालो, ये एसोसिएशन है, एक ग्रैंड सालो के नाम से एसोसिएशन है, संगठन है, उसकी एसोसिएट बनाई गई थी कौन? अमृता शेरगिल। कब? जब इन्होंने यंग गर्ल नामक पेंटिंग का प्रकाशन किया, और इस पेंटिंग के योगदान को देखते हुए इन्हें फ्रांस में एक महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया जिसका नाम है ग्रैंड सालो, उसकी एसोसिएट बनाई गई, और ऐसा पद पाने वाली यह भारत की यह सबसे कम उम्र की महिला थी दुनिया की। ठीक, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, यह एशिया की पहली महिला थी जिन्होंने इस पद और पोस्ट को क्या किया? प्राप्त किया। ठीक है,
अब देखिए, अब हम भारत की वापसी कराते हैं अमृता शेरगिल की। कहते हैं जब इन्होंने चित्रकला में पूरा प्रशिक्षण ले लिया फ्रांस में, तब इन्होंने भारत आने का क्या किया, निर्णय लिया। और भारत में ही इनकी पूरी विचारधारा का क्या होता है, निर्माण होता है। और भारत में जो विचारधारा इनकी निर्मित हुई वह इनकी चित्रकला में क्या है, दिखती है। और उस चित्रकला के माध्यम से इन्होंने क्या योगदान दिया भारतीय समाज के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद के लिए, भारतीय पुनर्जागरण के लिए, उसकी चर्चा भी हम करेंगे, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अभी आप देखिए, कहा जाता है जब इन्होंने वहां पर चित्रकला के प्रशिक्षण को लिया, तो चित्रकला का प्रशिक्षण लेने के बाद अमृता शेरगिल 1934 में भारत क्या करती है, वापस आ जाती है। ठीक है, अमृता शेरगिल 1934 में पुनः क्या हो, भारत आती है। ठीक है, उन्नीस 1934 में अमृता शेरगिल फ्रांस से वापस आती हैं। फ्रांस से वापस आई। ठीक है, अमृता शेरगिल फ्रांस से वापस आई, तो वापस आने के बाद ये कहाँ चली गई, गोरखपुर। तो ये गोरखपुर कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, आप जानते हैं गोरखपुर कहाँ है, यूपी में है। ठीक, और यहाँ पर कहा जाता है कि गोरखपुर में आकर इन्होंने यहीं पर अपना एक लंबा जीवन व्यतीत किया। ठीक है, कहते हैं जब अमृता शेरगिल भारत आई तो अमृता शेरगिल ने स्वयं ये कहा है कि वह जो है गांधी के दर्शन और जीवन से बेहद क्या थे, प्रभावित थे। तो भारत में प्रभाव किसका रहा अमृता शेरगिल पर, अमृता शेरगिल पर भारतीय प्रभाव, अमृता शेरगिल पर भारतीय प्रभाव, अमृता शेरगिल पर भारतीय प्रभाव। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि सबसे पहला तो अमृता शेरगिल गांधी के जीवन एवं दर्शन, गांधी के जीवन एवं दर्शन से बेहद प्रभावित थी। गांधी के जीवन एवं दर्शन से बेहद प्रभावित थे। और प्रभावित इसलिए थी, कहा जाता है कि गांधी के जीवन एवं दर्शन से इसलिए प्रभावित थी क्योंकि अमृता शेरगिल ने अपनी चित्रकला के माध्यम से उन्होंने वंचित समाज को जीवित करने का प्रयास किया। वंचित समाज का मतलब होता है कि जिसे समाज में ना तो सम्मान हो, ना तो कोई अधिकार दिया गया हो। वंचित वर्ग यानी दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग जो है, उसको इन्होंने अपनी चित्रकला के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, उसके प्रति हमदर्दी दिखाने का प्रयास किया है। और आप जानते हैं कि गांधी जीवन में एक सबसे बड़ा योगदान उनका यह भी रहा कि उन्होंने वंचित वर्ग के लिए अपना यह रचनात्मक कार्यक्रम चलाया था, जो छुआछूत विरोधी आंदोलन रहा, मंदिर प्रवेश का आंदोलन रहा, पानी पीने का जो उस समय परंपरा थी उसको दूर करने का, यानी छुआछूत दूर करने की जो परंपरा, अस्पृश्यता को समाप्त करने की जो परंपरा गांधी के द्वारा शुरू की गई, वह अमृता शेरगिल ने अपनी चित्रकला में अपनाया है। और कहा जाता है गांधी चूंकि इस परंपरा से जुड़े हुए थे, भारतीय समाज की इस विरूपता से, इस बुराई से गांधी पूरी तरह जुड़े हुए थे, इसलिए गांधी के जीवन एवं दर्शन से अमृता शेरगिल बेहद क्या थी, प्रभावित थी। और यह चीज उनकी चित्रकला में भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि इन्होंने कुछ ऐसे चित्र बनाए हैं जिसको देखकर आप कहीं न कहीं इनके मनोविकारों को, इनकी भावनात्मक लगाव को आप आसानी से समझ सकते हैं। कहा जाता है कि अमृता शेरगिल ने एक चित्र बनाया है जिसमें व्यक्ति को आलू छीलते हुए दिखाया। इन्होंने आलू छीलते हुए एक गरीब व्यक्ति का चित्र है। ठीक है, आलू छीलते हुए एक गरीब व्यक्ति का चित्र है। उस चित्र को देखकर भारत की गरीबी को देखा जा सकता है, उस वंचित वर्ग की दशा को महसूस किया जा सकता है। सामान्य आदमी किसी पेंटिंग को देखकर उस पेंटिंग में छिपी हुई कला को पहचान नहीं सकता, लेकिन जो एक कलाकार होता है, एक जो पेंटिंग का पारखी होता है,
वह पेंटिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजों को व्यक्त कर सकता है। अगर वह पेंटिंग जो है किसी समाज विशेष के ऊपर बनाई गई है तो उस पेंटिंग के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं, जैसे उस समय का पहनावा क्या था, उस समय की कला माने तकनीक और विज्ञान का विकास कैसा था, उस समय का रहन सहन कैसा था, यानी बहुत स्तर तक आप उस समय के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कि अमृता शेरगिल के ऊपर जो भारतीय समाज का प्रभाव था वह इनकी पेंटिंग्स में दिखाई देता है। एक पेंटिंग इन्होंने बनाया है, कहा जाता है कि इन्होंने भारत का दौरा भी किया था, पंजाब का दौरा किया था, दक्षिण भारत का दौरा किया था और दक्षिण भारत के ग्रामीण समाज से बेहद प्रभावित थे। ग्रामीण समाज से प्रभावित होने पर इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी दक्षिण भारत के ऊपर जो है, जिसका नाम है साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट। उसको इंग्लिश में नाम दिया गया है साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट कहा जाता है। उसको नाम है साउथ इंडियन विलेजर्स, साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट। इस पेंटिंग्स को देखकर दक्षिण भारत के पहनावे, रहन सहन, सारी चीजों को आप आसानी से परख सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो गांधी दर्शन और जीवन से अमृता शेरगिल बेहद क्या थी, प्रभावित थी। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा जो इनका प्रभाव था इन पर वो किसका था, पंडित नेहरू का। कहा जाता है कि अमृता शेरगिल पंडित नेहरू की योग्यता एवं सुंदरता से बेहद प्रभावित थे, ठीक है। और आप जानते हैं कि पंडित नेहरू स्वयं जो है गोरखपुर गए थे अमृता शेरगिल से मिलने 1940 में। 1940 में पंडित नेहरू अमृता शेरगिल से मुलाकात भी किए थे मित्रों। अब इस मुलाकात का जो तात्पर्य है उसको आप अन्यथा में मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दो महान प्रतिभाएं जब मिलती हैं तो उसका कोई गलत औचित्य हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो छोटा सा दिमाग है जो हमेशा गलत सूचनाओं को ही संग्रहित करता है, तो इस तरह के विचार को त्याग दीजिएगा। तो 1940 में पंडित नेहरू जाके मिले थे अमृता शेरगिल से, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि कांग्रेस से भी बेहद प्रभावित थी अमृता शेरगिल पर, कांग्रेस के राष्ट्रवाद का भी प्रभाव था, कांग्रेस के राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव था, कांग्रेस के राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव, कांग्रेस के राष्ट्रवादी आंदोलन का भी प्रभाव था। चौथा, वंचित वर्ग की गरीबी से प्रभावित थी, वंचित वर्ग की गरीबी, वंचित वर्ग की गरीबी से वंचित वर्ग की गरीबी से प्रभावित थी। ये माने इनका व्यक्तिगत जीवन जो है कम से कम इन लोगों के द्वारा क्या रहा, प्रभावित रहा, जिसका प्रभाव इनके कला में हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अमृता शेरगिल ने कौन कौन सी महान चित्रकारी या महत्वपूर्ण कलाओं का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया, यानी इनकी कलाएं यानी चित्रकला, इनकी पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं या पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनकी पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं, ठीक। अमृता शेरगिल की महत्वपूर्ण पेंटिंग्स, अमृता शेरगिल की महत्वपूर्ण पेंटिंग्स, महत्वपूर्ण पेंटिंग्स, ठीक। तो इसमें सबसे जो इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग्स है वो पहले नंबर 1 पे रहेगी यंग गर्ल, यंग गर्ल, ठीक। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग मानी जाती है, ठीक है।
एक की चर्चा हमने अभी कर ही दिया कि साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू द मार्केट, ये भी इनकी पेंटिंग्स है। लेकिन कहा जाता है कि इनकी जो यंग गर्ल पेंटिंग्स है ये इनके माने महिलाओं से प्रेम को दर्शाती है। ठीक है, एक पेंटिंग्स इन्होंने जो है बनाया था जिसको महिलाओं से इनके प्रेम का प्रतीक माना गया है, और इनके बहुत सारे इनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसे प्रेम संबंध रहे हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या थे, शामिल थे। ठीक है, तो पेरिस के एसोसिएशन ऑफ द ग्रैंड स्कूल में यह पेंटिंग्स वर्तमान में रखी गई है, जो अपने आप में इसके महत्व को दर्शाती है। ये वर्तमान में पेरिस के एसोसिएशन ग्रैंड ऑफ स्कूल में रखी गई है। पेरिस के ग्रैंड ऑफ स्कूल एसोसिएशन जहां पर इसको संरक्षित किया गया है। तो ये इससे अपने आप में इसका महत्व पता चलता है। ठीक है, और दूसरी जो इनकी चित्रकारी है, जो महत्वपूर्ण चित्र है, वो है साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू द मार्केट। दूसरी नोट करिए, साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू द मार्केट। तीसरा, आलू छीलते हुए व्यक्ति, चौथा, सेब खरीदते हुए व्यक्ति चित्र। ये भी अमृता शेरगिल की ही पेंटिंग्स है। ठीक है, एक और है इनकी सिएस्ट। ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग्स कौन कौन है? यंग गर्ल हो गई, साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू द मार्केट, आलू छिलता हुआ व्यक्ति, सेब खरीदता हुआ एक व्यक्ति चित्र, और सिएस्ट। ये इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग्स है जिसको आप नोट कर सकते हैं। एक और है इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग्स है, टू वुमेन। वो पेंटिंग जो है इनकी एक महिला प्रेमिका थी जिनका नाम था जो है मॉरी लॉरेंस। तो ये पेंटिंग जो है इसको अलग से आप लोग नोट करिए, टू वुमेन। ये इस पेंटिंग के द्वारा इनका महिला प्रेम पता चलता है। इस पेंटिंग के द्वारा अमृता शेरगिल अपने महिला प्रेमी को दर्शाती है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग से इनकी जो महिला प्रेमी थी जो है जिनका नाम था मॉरी लॉरेंस, उनका प्रेम मॉरी लोइशे। ठीक है, तो मॉरी लोइशे और अमृता शेरगिल के प्रेम को इस पेंटिंग के द्वारा दिखाया गया है। उनका नाम है मॉरी लोइशे। अमृता शेरगिल और मॉरी लोइशे, इन दोनों के प्रेम को इस पेंटिंग के द्वारा दिखाया गया है, टू वुमेन। ये पेंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो वैसे हैं तो और भी पेंटिंग्स इनकी, लेकिन जितना मुझे मेमोराइज था, जितना मुझे लगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, उसको हमने बता दिया आपको। ठीक है, और अगर नोट करना है तो एक और है इनकी लेडीज, ध्यान नहीं आ रहा है, छोड़ी जाने दीजिए। ठीक, तो आज जो है हमने आपको अमृता शेरगिल के बारे में बताया। अब हम चर्चा करेंगे कि अमृता शेरगिल की चित्रकला के माध्यम से क्या प्रभाव, यानी भारतीय समाज के लिए इनका योगदान क्या रहा, यानी इनका चित्रकला ने भारतीय समाज के लिए कौन सा योगदान दिया। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं।
इसको कहेंगे अमृता शेरगिल का योगदान। अमृता शेरगिल का योगदान। कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद में जितना योगदान बंगाल के पुनर्जागरण का रहा उतना ही योगदान अमृता शेरगिल का रहा। कहा जाता है कि जिस तरह बंगाल में प्रारंभ हुई शिक्षा ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, उसी तरह अमृता शेरगिल ने अपनी चित्रकला के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद को या भारतीय विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी चित्रकला में प्राचीन काल के विषयों को एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु बनाया, यानी भारत की जो ऋग्वैदिक कालीन परंपराएं थी या प्राचीन जो परंपराएं थी, उन परंपराओं को अपनी चित्रकला के माध्यम से आधुनिक समाज को दिखाने का प्रयास किया। यानी कहने का मतलब है कि एक तरफ इन्होंने चित्रकला के माध्यम से जहां भारतीय विरासत को संरक्षित करने का प्रयास किया, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का प्रयास किया, वहीं लोगों में प्राचीन संस्कृतियों के प्रति जो है एक बोध, एक ज्ञान, एक मने कहने का मतलब है कि रुझान पैदा करके इन्होंने पुनर्जागरण को भी क्या किया, बढ़ावा दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि बंगाल के राष्ट्रवाद की तुलना कहीं न कहीं अमृता शेरगिल से भी की गई है, इसलिए क्योंकि इन्होंने चित्रकला के माध्यम से भारतीय पुनर्जागरण और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का प्रयास किया। तो जो पहला योगदान इनका होगा वो आप इस तरह से कह सकते हैं, चित्रकला के माध्यम से, चित्रकला के द्वारा भारतीय संस्कृति को संरक्षित किया। पहला योगदान भाई चित्रकला के माध्यम से इन्होंने कहीं न कहीं भारतीय सांस्कृतिक विशेषताओं को क्या किया, बनाए रखा है। ठीक भाई, कल को आने वाली जनरेशन अगर ये जानना चाहे कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं कैसी थी, उनमें क्या परंपराएं थी, तो वो चित्रकला को देखकर ये बता सकती है ना कि भाई हमारे पूर्वज जो थे इस तरह के वस्त्र पहनते थे, इस तरह का उनका रहन सहन था। तो कहीं न कहीं सांस्कृतिक परंपराएं संरक्षित करने का प्रयास अमृता शेरगिल के द्वारा चित्रकारी के माध्यम से किया गया। ठीक, तो पहली विशेषता ये हो गई। नंबर 2, चित्रकला के द्वारा, चित्रकला के द्वारा भारतीय पुनर्जागरण को, भारतीय पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया, भारतीय पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। तीसरा, चित्रकला के द्वारा भारतीय आंदोलन, भारतीय आंदोलन एवं राष्ट्रवाद को समर्थन, राष्ट्रवाद को समर्थन दिया। ठीक है, इनकी कुछ पेंटिंग्स जो है वो यूरोपीय प्रभाव में है, तो कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति को चित्रकला के माध्यम से इन्होंने क्या किया, जोड़ा। ठीक, एक ग्लोबलाइजेशन का नजरिया प्रस्तुत किया। आप कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इन्होंने चित्रकला के माध्यम से प्रदान किया, क्योंकि इनकी चित्रकला के कुछ विषय जो है वो क्या है, यूरोपीय है। ठीक, तो एक भारतीय चित्रकार जब किसी यूरोपीय चित्र को बनाता है तो उसमें भारतीय विशेषताएं कहीं न कहीं आनी ही आनी है। इसका सबसे बढ़िया प्रमाण आपको मैं बताता हूं। कहा जाता है कि जब तुर्क हिंदुस्तान आए, तो तुर्क हिंदुस्तान जब आए तो उन्होंने भारत पर जब अधिकार किया मित्रों, तो उन्होंने भारत में जब स्थापत्य कला को जन्म दिया, जब मस्जिदें उन्होंने बनवाए, मकबरे जब बनवाना शुरू किया, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी मस्जिदों में भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। और उसका एकमात्र कारण है क्योंकि बनाने वाले कौन थे, भारतीय थे। दूसरा कारण है कि मंदिरों को तोड़कर ही ये मस्जिदें बनाई गई। तो जो व्यक्ति अपने जीवन भर मंदिर का निर्माण किया है,
और एकाएक जब वो मस्जिद बनाएगा तो उस मस्जिद में भी कहीं न कहीं उसकी ह्यूमैनिटी दिखेगी, उसकी विशेषताएं दिखेंगी। तो अमृता शेरगिल जो एक भारतीय प्रभाव से प्रभावित हैं, जब यूरोपीय चित्र को माने यूरोपीय विषयों पर चित्र बनाएंगी तो उसमें भारतीयता का जो लक्षण है, भारतीय चित्रकारिता की जो विशेषताएं हैं, वह भी कहीं न कहीं क्या होती हैं, प्रदर्शित होती हैं। तो कहीं न कहीं एक सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को इन्होंने चित्रकला के माध्यम से क्या किया, पैदा किया। चित्रकला के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को मजबूत किया। अगला, वंचित वर्ग की दशा, वंचित वर्ग की दशा को समाज के सम्मुख प्रदर्शित किया। समाज के सम्मुख प्रदर्शित किया। ठीक है, तो ये इनका योगदान माना जा सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अमृता शेरगिल ने क्या योगदान दिया अपनी चित्रकला के माध्यम से, उसके लिए आप इन पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ठीक, और इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो नोट कर लीजिए सभी लोग जो है इसको। पहला है, चित्रकला के द्वारा भारतीय संस्कृति को संरक्षित किया। चित्रकला के द्वारा भारतीय पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। चित्रकला द्वारा भारतीय आंदोलन एवं राष्ट्रवाद को समर्थन। चित्रकला के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को मजबूत किया और वंचित वर्ग की दशा का समाज के सम्मुख प्रदर्शित किया। ठीक है, अब देखिए, अब हम अमृता शेरगिल को यहां पर समाप्त करते हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब कुछ जो है महत्वपूर्ण चित्रकारों के आप नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण चित्रकारों के नाम आप नोट करिए और इनमें से हम कुछ चित्रकारों को आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, नंबर 1, देवी प्रसाद चौधरी। देवी प्रसाद चौधरी, यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिए, आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण चित्रकार। ठीक है, उसमें पहला नाम हमने दिखाया देवी प्रसाद चौधरी। दूसरा, अवनींद्रनाथ ठाकुर, जिनको आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कह सकते हो आप जो है। ठीक है, इनके ही बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने बंगाली चित्रशैली को आगे बढ़ाया हिंदुस्तान में। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में। ठीक है, इनके ही शिष्य थे असित कुमार हलधर। असित कुमार हलधर, असित कुमार हलधर। ठीक है, इनके ही शिष्य हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, महत्वपूर्ण चित्रकारों में आपके हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा और मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन।
देखिए आपके सामने अभी तक हमने जितने नाम लिखे हैं इतने को हम पूरा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश। एक और लिख लीजिएगा, जैमिनी राय। देखिए एक और नोट करिए, जिनको आप डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, जैमिनी राय। इतने चित्रकारों को, एक और तैयब मेहता, तैयब मेहता। ये वो चित्रकार है मित्रों आधुनिक भारत के जिनसे प्रश्न आपके प्री मेंस दोनों में आता है। ठीक है, तो ये 8 चित्रकार हो गए जिनको हम डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अवनींद्रनाथ ठाकुर, असित कुमार हलधर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, जैमिनी राय और तैयब मेहता। इतने को हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप अन्य माने चित्रकारों को जानना चाहते हैं कि आधुनिक भारत के अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्रकार थे, तो उनका नाम भी हम आपके सामने बोल दे रहे हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। उसमें एक नाम और है शारदा वकील, और शारदा वकील को एक बार पूछा भी गया है। ठीक है, शारदा वकील बंगाली चित्रशैली के ही जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो शारदा वकील एक हो गए, दो एक हैं के वेंकटप्पा, ये भी चित्रकार थे। सतीश गुलजार साहब, लिख दें आपको, चलिए लिख दे रहे हैं उनका नाम भी, के वेंकटप्पा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, के वेंकटप्पा, शारदा वकील, शारदा। देखिए इनको प्रश्न पूछा जा चुका है, आपके पीटी में इनसे प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, आनंद कुमार स्वामी है। ठीक, और राजा रवि वर्मा को हमने बता ही दिया। एक और नोट कर लीजिएगा, विकास भट्टाचार्य, शंखु चौधरी, विकास भट्टाचार्य। ये नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा जब प्लस पे क्लास स्टार्ट होगी। शंखु चौधरी, और आपको हम बता दें कि अभी 18 तारीख से 18 मई से शाम को 5 बजे अनअकैडमी प्लस पे कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। आर्ट एंड कल्चर का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको हो सकता है बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। ठीक है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहां पे भी। ठीक है, अब देखिए शंखु चौधरी, ये इतने नाम आप नोट कर लीजिए। इसमें से हम ये वाला, ये पोर्शन आपका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास में हमने चित्रकला जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जो मुझे लगा कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, इनकी चर्चा होनी चाहिए, तो हम उनके बारे में अब धीरे धीरे आपको बताते हैं, और आप लगे रहिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि एक कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आधुनिक भारत के बहुत सारे चित्रकार हैं जिनकी आगे भी चर्चा होती रहेगी। ठीक है, तो जो भी थोड़ा बहुत छूटा रहेगा उसको हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और शाम को फिर मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।